हाई स्कूल मैथ से जब हायर लेवल एब्स्ट्रैक्ट मैथ की तरफ बढ़ते हैं ना, तो अक्सर दिमाग बिल्कुल घूम जाता है। हाई स्कूल तक तो लगता है कि मैथ बस फॉर्मूलाज याद करने और क्वेश्चन सॉल्व करने का नाम है। लेकिन आगे चलकर अचानक सब कुछ पूरी तरह बदल जाता है। काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बड़े पैराडाइम शिफ्ट को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हायर लेवल पर आकर मैथ सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, बल्कि सोचने का एक पूरा नया नजरिया बन जाता है। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। हमारा आज का सोर्स मटेरियल कीथ डेवलिन की मशहूर किताब इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल थिंकिंग है। देखिए, इस किताब का मेन गोल बहुत ही खास है। ये आपको एक ही तरीके से बार बार कैलकुलेट करना नहीं सिखाती, बल्कि मैथमेटिकल थिंकिंग पर जोर देती है, यानी प्रॉब्लम्स को एक बिल्कुल नए और तर्क तरीक ढंग से सोचना। इस अप्रोच से हम किसी भी समस्या को एक नए और बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से देखना सीख जाते हैं। इस बदलाव को अगर एक आसान उदाहरण से समझें, तो हाई स्कूल मैथ एक तरह से कार चलाना सीखने जैसा है। वहां एक तय प्रोसीजर होता है, एक कुक बुक की तरह, जैसे रेसिपी देखी और डिश बना ली। लेकिन हायर एजुकेशन या कॉलेज लेवल की मैथ की बात करें, तो वो उस कार को बनाना सीखने के बारे में है। वहां एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग चाहिए होती है। वहां सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि आंसर क्या है, बल्कि ये होता है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो फिर दरअसल मैथ आखिर है क्या? मॉडर्न मैथमेटिक्स को अक्सर साइंस ऑफ पैटर्न्स कहा जाता है। हर ब्रांच किसी न किसी रियल या इमेजिन्ड पैटर्न से जुड़ी है। जैसे अरिथमेटिक काउंटिंग यानी संख्याओं का पैटर्न है। ज्योमेट्री शेप्स या आकार के पैटर्न्स को देखती है। कैलकुलस मोशन यानी गतिविधि को समझता है। प्रोबेबिलिटी चांस या संभावनाओं का पैटर्न है। और लॉजिक सीधे तौर पर हमारी रीजनिंग यानी तर्क करने के पैटर्न्स का अध्ययन है। बेसिकली मैथ इस दुनिया को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझने का जरिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैथ हमेशा से ऐसी नहीं थी। 19वीं सेंचुरी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी शिफ्ट आया। डिरिचले और रीमन जैसे महान मैथमेटिशियंस ने यह सोचा कि मैथ का फोकस सिर्फ कैलकुलेशंस करने पर क्यों हो। इसका फोकस एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल प्रॉपर्टीज को समझने पर होना चाहिए। उस वक्त मैथ सिर्फ बाहरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टूल नहीं रहा, बल्कि उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब मैथमेटिक्स का रूप पूरी तरह से मॉडर्न हो गया। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ये एब्स्ट्रैक्ट शिफ्ट आज के टाइम में इतना ज़रूरी क्यों है। आज की वर्कफोर्स को ही ले लीजिए। टाइप 1 थिंकर्स वो होते हैं जो पहले से बनी बनाई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एक ह्यूमन कैलकुलेटर की तरह। लेकिन आज की दुनिया को टाइप 2 थिंकर्स की जरूरत है। वो लोग जो नए और अनफॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली मैप कर सकें और नए सॉल्यूशंस ढूंढ सकें। यही वजह है कि सिर्फ फॉर्मूला रट लेना अब काफी नहीं रहा। मैथमेटिकल थिंकिंग का आना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चलिए अब इन मैकेनिक्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। हम आम जिंदगी में भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं। इस मेडिकल स्टेटमेंट को ही लीजिए, 1 अमेरिकन डाइज ऑफ मेलेनोमा ऑलमोस्ट एवरी आवर। आम जिंदगी में हमें तुरंत समझ आ जाता है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसका एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होगा कि एक ही बेचारा अमेरिकन व्यक्ति है जो हर घंटे मरता है और फिर अगले घंटे दोबारा मरने के लिए जिंदा हो जाता है ना? बिल्कुल एब्सर्ड। और यही चीज इस बात को बखूबी दर्शाती है कि एवरीडे इंग्लिश कितनी मेसी और एम्बिगुअस हो सकती है। इन दो मजेदार न्यूज़पेपर हेडलाइंस पर गौर कीजिए। प्रोस्टिट्यूट्स अपील टू द पोप। अब इसका क्या मतलब निकालें? उन्होंने पोप से गुजारिश की या उन्हें पोप पसंद आते हैं? या फिर मेयर सेज बस पैसेंजर्स शुड बी बेल्टेड। क्या पैसेंजर्स को सीट बेल्ट पहननी चाहिए या उनकी पिटाई होनी चाहिए? हमारी आम भाषा में हम तुरंत कॉन्टेक्स्ट से मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसी एम्बिगुइटी का कोई चांस नहीं है। और बिल्कुल इसीलिए मैथमेटिक्स की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और प्रिसाइज भाषा होती है। यहाँ हर एक स्टेटमेंट का एक एग्जैक्ट फॉर्म होना जरूरी है। जैसे ऑब्जेक्ट ए हैज प्रॉपर्टी पी, या फिर इफ ए देन बी। रियल वर्ल्ड की इस भाषाई उलझन से बचने के लिए मैथमेटिक्स में एब्सोल्यूट और लिटरल प्रिसिजन चाहिए होती है। और इस प्रिसिजन को मेंटेन करने के लिए मैथमेटिकल लॉजिक में कुछ खास कॉम्बिनेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एंड, और नॉट। इनका काम होता है बातों को बिना किसी कंफ्यूजन के एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ जोड़ना। तो चलिए देखते हैं कि ये कॉम्बिनेटर्स आखिर काम कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं एंड कॉम्बिनेटर से। इसका मैथमेटिकल नियम बहुत सीधा और स्ट्रिक्ट है। अगर दो स्टेटमेंट्स को एंड से जोड़ा गया है तो पूरा स्टेटमेंट तभी ट्रू माना जाएगा जब दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स यानी दोनों कंजंक्ट्स ट्रू होंगे। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हुआ ना, तो पूरी बात फॉल्स हो जाएगी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट और बाइनरी रूल है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि OR कॉम्बिनेटर इसे कैसे बदलता है।
यहाँ मैथ्स थोड़ी सी अलग है। मैथमेटिक्स में हमेशा इंक्लूसिव ओवर का इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर दो स्टेटमेंट्स में से कम एक भी ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। आम बोलचाल में जब हम और बोलते हैं तो उसका मतलब होता है या तो ये या तो वो, दोनों नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स में इंक्लूसिव ओवर का मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट्स भी एक साथ ट्रू हो सकते हैं। अब आते हैं लॉजिक के सबसे ट्रिकीएस्ट कॉन्सेप्ट पर। एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव सवाल देखते हैं। क्या पाई के इरैशनल होने से ये इंप्लाई होता है कि 0 से छोटा है? सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना। आखिर एक इरैशनल नंबर का 0 और 1 से क्या लेना देना? दरअसल आम जिंदगी में जब हम इम्प्लाई शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक कॉज और इफेक्ट का कनेक्शन होता है, लेकिन फॉर्मल लॉजिक में इस शब्द इम्प्लाइज को बिल्कुल ही एक अलग नजरिए से देखा जाता है। और इस नजरिए को द मटीरियल कंडीशनल कहा जाता है। फॉर्मल मैथमेटिक्स इंसानी समझ की इस कॉजालिटी यानी कारण और प्रभाव को पूरी तरह से हटा देता है। यहाँ इम्प्लीकेशन को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है। कंडीशनल जो सिर्फ एक सच्चाई या ट्रूथ वैल्यू देखता है, और कॉजेशन जो कनेक्शन या मीनिंग देखता है। फॉर्मल मैथ में कॉजेशन या मीनिंग की लिटरली कोई जगह नहीं है। वहां बस स्ट्रिक्ट ट्रूथ वैल्यूज देखी जाती हैं, भले ही दो बातों के बीच आपस में कोई कनेक्शन हो या ना हो। अब यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो इम्प्लाइज की इस ट्रूथ टेबल की आखिरी 2 रोज में है। ध्यान से सुनिए, अगर पहला स्टेटमेंट यानी एंटीसीडेंट फॉल्स है तो उससे बनने वाला कंडीशनल स्टेटमेंट हमेशा, जी हां, हमेशा ट्रू होगा, चाहे दूसरा स्टेटमेंट कुछ भी हो और चाहे उनके बीच कोई कॉजालिटी ना हो। क्यों? क्योंकि अगर शुरुआती शर्त ही गलत हो गई तो आगे आप जो भी कहें लॉजिकली नियम टूटता नहीं है। ये मटीरियल कंडीशनल का सबसे अजीब लेकिन सबसे पावरफुल नियम है। अब सवाल उठता है कि इतने एब्स्ट्रैक्ट और कॉजालिटी फ्री लॉजिक का रियल लाइफ में क्या काम? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी है, जैसे मॉडर्न फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर। जब कोई जहाज उड़ता है तो उसके कंप्यूटर सिस्टम्स इंसानों की तरह सेंस या मीनिंग ढूंढने नहीं बैठते। वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्रूथ वैल्यूज पर ऑपरेट करते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दो चीजों में कॉज एंड इफेक्ट है या नहीं। वो बस इन एब्सोल्यूट मैथमेटिकल लॉज और लॉजिक गेट्स को फॉलो करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारा इंसानी दिमाग हमारी इंट्यूइशन कॉजालिटी पर निर्भर करती है, तो क्या हम सच में उस डिजिटल दुनिया पर पूरी तरह भरोसा करने के लिए तैयार हैं जो सिर्फ स्ट्रिक्ट कोल्ड ट्रूथ वैल्यूज पर चल रही है? इस पैराडाइम शिफ्ट ने ना सिर्फ मैथ को कैलकुलेशन से हटाकर सोचने का तरीका बनाया, बल्कि इसी लॉजिक ने आज का डिजिटल रेवोल्यूशन खड़ा किया है। फॉर्मल लॉजिक को समझना आज के वक्त में सिर्फ एकेडमिक नहीं, बल्कि इस मॉडर्न दुनिया की बुनियाद को समझने के बराबर है।